वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जो रीड की बात वो थी रुधिर नलिकाओं के बारे में। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि धमनियां क्या होती हैं, शिराएं क्या होती हैं, केशिकाएं क्या होती हैं, धमनी व शिरा में अंतर क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, लसिका किसे कहते हैं, लसिका का क्या कार्य है। आज की क्लास में हम बात करेंगे पादपों में परिवहन, यानी कि पादपों में दो चीजों का परिवहन होता है। एक तो जल व खनिज लवणों का परिवहन और दूसरा परिवहन होता है जो पत्तियों में भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसका पौधे के विभिन्न भागों तक परिवहन होता है। तो दो प्रकार का परिवहन आज की क्लास में हम रीड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट का समय और लेंगे आप लोगों से, ताकि पिछली क्लास थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। पिछली क्लास थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी ना, रिवाइज हो जाएगी आपके, तो आपके दिमाग में वो बात परमानेंट फीड हो जाएगी। तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूरी है। तो शुरू करते हैं बच्चा। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रुधिर नलिकाओं के बारे में। और रुधिर नलिकाएं जो होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं? रुधिर नलिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो धमनियां, दूसरी शिराएं और तीसरी केशिकाएं। धमनियां किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था, हृदय से रुधिर ले जाने वाली नलिकाएं धमनियां कहलाती है, और विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाने वाली जो नलिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? शिराएं कहलाती हैं। और क्या खास बात आपको ध्यान में रखनी थी कि धमनियां जो होती हैं उनकी दीवारें, धमनियों की दीवारें क्या होती है? मोटी होती हैं और लचीली होती है। क्यों होती है भाई? धमनियों की दीवारें मोटी व लचीली क्यों होती है? क्योंकि प्रेशर से उनमें ब्लड जाता है। हृदय जो पंप करता है ना, पंप करेगा ब्लड को, तो वह प्रेशर से जाएगा, और उस प्रेशर को सहन करने के लिए इनकी दीवारें मोटी व लचीली होती हैं। इतनी बात आपको पता है। अब दूसरी बात हमने पढ़ा था कि वे रुधिर नलिकाएं जो विभिन्न अंगों से रुधिर को लेकर के आती हैं, इधर हृदय तक लेकर के आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। और इनमें क्या होता है? शिराओं में भी वाल्व होते हैं। जैसे हृदय में वाल्व होते हैं, कपाट होते हैं, वैसे शिराओं में भी वाल्व होते हैं। क्यों होते हैं भाई? शिराओं से रुधिर आता है ब्लड की तरफ, हृदय की तरफ, ठीक है ना, तो वह वापस से नहीं जा पाए, इसलिए जितना रुधिर आगे चला गया बंद कर लेंगे। तो विपरीत दिशा में रुधिर को बहने से रोकने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए या फिर विपरीत दिशा में रुधिर को बहने से रोकने के लिए क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? शिराओं में पाए जाते हैं, वेन्स में वाल्व पाए जाते हैं। इतनी बात आपको याद हो गई होगी। फिर धमनी व शिराओं के बीच में अनेक सूक्ष्म नलिकाएं होती है, दोनों को जोड़ने वाली सूक्ष्म नलिकाएं। धमनियों और शिराओं को जोड़ने वाली अनेक सूक्ष्म वाहिकाओं को क्या कहते हैं? हम केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। यहाँ शिराएं की जगह क्या लिखेंगे? केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? केशिकाएं कहते हैं। सॉरी, इनकी भित्ति जो होती है ना केशिकाओं की, वह कोशिकाओं के एकल स्तर से बनती है, मतलब बहुत पतली होती है, एक ही परत पाई जाती है कोशिकाओं की। किसमें? केशिकाओं में। केशिकाओं की भी जो भित्ति जो होती है वह क्या होती है? कोशिकाओं के एकल स्तर से बनी होती है, एक ही स्तर से बनी होती है, अर्थात बहुत पतली भित्ति होती है, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का भी परिवहन करते हैं ना, तो आदान प्रदान हो जाता है अंगों तक, और पोषक पदार्थों का भी जो विसरण है वो आसानी से इनमें से हो जाता है। इसकी भित्ति पतली पाई जाती है। तो क्या लिखेंगे? धमनियां, शिराएं और केशिकाएं, 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं हमने पढ़ी। और केशिकाएं ध्यान में रखना, कैपिलरीज ये केशिकाएं हैं, शिराएं ऊपर, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती है? धमनियों व शिराओं को जोड़ने वाली सूक्ष्म नलिकाएं जो कोशिकाओं के एकल स्तर से इनकी भित्ति बनी होती है, वो क्या कहती हैं? केशिकाएं कहलाती हैं। अब अगला पॉइंट हमने रीड किया भैया, क्या? प्लेटलेट्स। आजकल बहुत सारी डिजीज चल रही हैं कि रुधिर में प्लेट डाउन होगी, प्लेटलेट्स कम हो गई। तो प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? ये प्लेटलेट्स जो होती है ना, अपने जो रुधिर बहता है नलिकाओं में, तो उस रुधिर जो है वह उस नलिकाओं को तोड़ करके बाहर नहीं निकले, ठीक है,
इसलिए वो प्लेटलेट जो होती है वो रुधिर नलिकाओं के चारों तरफ थोड़ी सी चिपकी रहती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती रहती है। पहला तो काम ये करती हैं कि रुधिर नलिकाओं को ये फटने से रोकती है कि फट नहीं जाए, आपकी नस कोई फट नहीं जाए, रुधिर बाहर नहीं निकल जाए। और कहीं भी रुधिर अगर फट गया, नलिकाएं, रुधिर नलिकाएं फट गई तो उसको ऊपर ये प्लेट जो होती है वो चिपक जाती हैं और उस छिद्र को बंद कर देती हैं। फटने वाली जगह से रुधिर को बहने को रोक देती हैं। चोट लग गई, अपने को चोट लग गई, रुधिर बहने लग गया, अगर रुधिर बहने ही लग जाएगा ना तो अपने जो रुधिर जो है वह है और कहीं नहीं जा पाएगा, उधर से निकलता रहेगा और व्यक्ति रुधिर की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, अगर चोट लग जाए, कोई नस फट जाए तो उस बहते हुए रुधिर को रोकने का कार्य भी क्या कौन करता है भाई? प्लेटलेट्स करती हैं। कौन करती हैं? प्लेटलेट्स करती हैं। ये ध्यान में रखेंगे कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रुधिर नलिकाओं से रुधिर को रिसने से रोकती हैं। पहली बात, रुधिर नलिकाओं से रुधिर रिसे नहीं, बाहर नहीं आए, इसका काम रोकने का काम करती हैं। और अपनी बीपी जो होती है ना, रुधिर ब्लड प्रेशर, उसको भी नियमित बनाए रखती हैं, क्योंकि रुधिर बहने से रुक जाएगा तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ठीक रहेगा। और रक्त स्राव वाले स्थान पर जाकर रुधिर का थक्का बनाती हैं। मुख्य काम यही है प्लेटलेट्स का कि ये क्या काम करती हैं? रुधिर का थक्का बनाने का काम करती हैं। ठीक है, अब लसिका क्या है, अब इसके क्या कार्य है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लेते हैं। लसिका किसे कहेंगे? तो आप ध्यान में रखें कि लसिका क्या होता है। मैं आपको रुधिर को अगर छाने, रुधिर को छानते हैं ना अपन, रुधिर छन जाता है जो नलिकाओं में बहता है, फिर भी नलिकाओं में जैसे अपने भाई कोई भी नलिका जो होगी उसमें से अगर अपन पानी वगैरह कोई भी द्रव बहता है ना तो थोड़ी थोड़ी नलिकाओं के बाहर उस पानी की सीम वगैरह आ जाती है, यानी कि पानी थोड़ा सा रिसता है, मटका है अपने पास, मटके में पानी रहता है, लेकिन उस मटके से पानी थोड़ा सा रिसता है। ठीक है ना, रिश्ता रहता है और मटके से पानी आपके फर्श पर बिखर जाता है, वैसा ही हो जाता है ना। तो नसें अपने शरीर में फैली हुई है ना, उन नसों में रुधिर बहता है। अब वह उस रुधिर में से जो तरल पदार्थ है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। तो वो तरल पदार्थ जो होता है वह रिस करके ऊतकों के बीच जो कोशिकाएं हैं उनमें फैल जाता है और अंतरा कोशिकीय तरल का निर्माण करता है। उस अंतरा कोशिकीय तरल को हम क्या कहते हैं भैया? लिम्फ कहते हैं या लसिका कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्या खास बात है? रुधिर केशिकाओं की भित्ति पतली होती है। रुधिर केशिकाएं, जहां पर ये केशिकाएं की भित्ति पतली होती है, यहां पर जो रुधिर जाएगा ना तो इसमें से तरल पदार्थ जो है रुधिर का वह छन करके ऊतकों के बीच में, ठीक है, जिसके कारण रुधिर में उपस्थित कई पदार्थ छन करके आ जाते हैं। कौन कौन से छन करके आते हैं ध्यान में रखना। लसिका में क्या क्या होता है? एक तो प्लाज्मा होता है, एक ही क्या होता है? प्रोटीन होता है, और एक क्या होता है? ब्लड सेल्स होते हैं। कौन सी ब्लड सेल्स होती है? WBC, RBC नहीं होती है। ये ध्यान में रखना कि प्लाज्मा जो होता है वह भी छन करके आ जाता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो भी छन करके आ जाते हैं, और श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC भी छन करके आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन कौन छन के नहीं आता? RBC छन करके नहीं आती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं छन करके नहीं आती हैं, प्लेटलेट्स भी छन करके नहीं आती हैं। तो लाल रुधिर कणिकाएं तो रह जाती हैं उन्हीं केशिकाओं में, बाकी का जो मटेरियल है वो छन करके कोशिकाओं के बीच में फैल जाता है, जिसको क्या कहते हैं? लिम्फ या लसिका कहते हैं। अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं ये छन करके, और तथा ऊतक तरल का निर्माण करते हैं, जिसे लिम्फ या लसिका कहते हैं। बात समझ में आ गई? लिम्फ या लसिका किसे कहेंगे? तो आप ध्यान में रखना कि रुधिर के छनने से कहां छनेगा? केशिकाओं में। ठीक है, धमनी, शिराएं और केशिकाएं होती है। केशिकाएं सबसे पतली होती है, तो केशिकाओं में रुधिर छनता है। केशिकाओं में क्या होता है? रुधिर छनता है, और रुधिर छनने के बाद रुधिर के छनने से कौन कौन से पदार्थ छनते हैं? उसमें छनेगा प्लाज्मा नंबर 1, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 WBC, कुछ रुधिर कोशिकाएं कहेंगे जिसको WBC छन करके आ जाएंगे। 3 पदार्थ मुख्यतः छन करके आएंगे। तो जो पदार्थ बनेगा, जो कोशिकाओं के बीच में आप कटेंगे ना थोड़ा बहुत, कई बार ब्लड नहीं आता, कुछ तरल पदार्थ ही रहता है, ठीक है, जिससे वह कोशिकाएं अपने अंदर से गीली रहती हैं, सारे ऊतक गीले रहते हैं, नम रहते हैं, उसको कहते हैं, उस अंतरकोशिकीय पदार्थ को क्या कहते हैं? लिम्फ या लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ या लसिका कहते हैं। और खास बात क्या है, इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती है ना, इसलिए ये क्या होता है बच्चा? रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। और अंतरकोशिकीय अवकाश में लसिका, हाँ, ये लसिका जो होता है ना,
जो पहले तो कोशिकाओं के बीच में फैल गया, तो आप सोचेंगे सर वो तरल पदार्थ यही पड़ा रहता है क्या? पड़ा रहता है तो खराब नहीं होता क्या? नहीं, पड़ा नहीं रहता है। वह क्या करता है, इस अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका जो होता है वह लसिका केशिकाओं में चला जाता है। लसिका केशिकाएं और होती हैं, लसिका वाहिकाएं और होती हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं अपने शरीर में और होती हैं, उनमें ये लसिका केशिकाओं में ये चला जाता है। ठीक है, जो अंत में ये लसिका केशिकाएं जो होती है ना, एक बड़ी लसिका वाहिनी बना देती हैं। ठीक है, और ये बड़ी लसिका वाहिनी वापस किसमें मिल जाती है? बड़ी शिरा में मिल जाती है। इसका मतलब क्या है, रुधिर से छना हुआ जो पदार्थ है, जो लसिका, जिसको अपन लसिका कहते हैं, वह वापस पहले तो अंतराकोशिकीय तरल में आता है, फिर कोशिकाओं के बीच में से वापस से लसिका केशिकाओं में जाता है, लसिका केशिकाओं से बड़ी लसिका वाहिनी में जाता है, और बड़ी लसिका वाहिनी से अंत में बड़ी शिरा में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार कहने का मतलब वापस वह रुधिर में मिल जाता है। इस प्रकार यह लसिका जो होता है अपने शरीर में काम क्या करता है, ये देखिए आप कि पचा हुआ, ये खास बात है, लसिका का कार्य क्या है कि पचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा, क्षुद्रांत्र से जो वसा अपन अवशोषित करते हैं, तेल घी आप जो खाते हैं उसका पाचन होता है, वह वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है। उसका परिवहन जो होता है ना, वह किसके द्वारा होता है बच्चा? लसिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा होता है। परिवहन का मतलब जो आपने आंत्र में घी खा लिया, आपने पाचन हो गया, अब वो पूरे घी पेट में थोड़ना पड़ा रहेगा, आंत में थोड़ना पड़ा रहेगा, उसको पूरे अंगों तक ले जाना जरूरी है। तो वह कौन ले जाता है? लसिका ले जाता है भैया। कौन ले जाता है? लसिका ले जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से पुनः रुधिर में लाता है। इसका मतलब क्या है, जो अतिरिक्त तरल पदार्थ जो है उसको बाह्य कोशिकीय अवकाश जो कोशिका के बीच में आ गया था, उसको वापस से किस में ले आता है? पुनः रुधिर में लाता है, पुनः रुधिर में यह ले आता है। इस प्रकार लसिका के दो कार्य लिखेंगे आप। ठीक है, अब देखिए तीसरी खास बात क्या थी अपन ने, अब नया टॉपिक हम शुरू करेंगे भैया, जल का पादपों में परिवहन। ठीक है, आपने पहले रिवीजन किया, अपन ने थोड़ा सा रिवाइज किया, आपको वापस से वो क्लास याद हो गई होगी। अब पढ़ेंगे पादपों में परिवहन। पादपों में दो चीजों का परिवहन होता है, दो प्रकार के पदार्थों का परिवहन होता है, एक तो जल व खनिज लवणों का। ठीक है, और दूसरा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनता है, जो अमीनो अम्ल बनते हैं, उनका पौधे के सभी भागों तक परिवहन किस प्रकार से होता है, ये दो बातें आपको बताएंगे। एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। देखिए पादपों में जो परिवहन है वह सबसे पहले किसका परिवहन पढ़ेंगे? जल का परिवहन पढ़ेंगे। आपको पता है पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी के संपर्क में रहती हैं। आपको पता है पौधों की जड़ें किसके संपर्क में रहती हैं? मिट्टी के संपर्क में रहती हैं। ठीक है, और मिट्टी से ही क्या प्राप्त करते हैं? वो पानी प्राप्त करते हैं, जल प्राप्त करते हैं, और खनिज लवण मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। अब अपने दिमाग में प्रश्न आता है कि ये मिट्टी से पानी जड़ों में कैसे जाता है, क्या प्रक्रिया है? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन साइंस क्या कहती है, आपको क्या लिखना है एग्जाम में, ये आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले देखिए पौधों में जो जल का अवशोषण करने वाला एक ऊतक पाया जाता है, एक समन ऊतक जिसको कहते हैं, उसका नाम है जाइलम। क्या नाम है बच्चा? जाइलम। जड़ों में या उसके पौधों के जड़ तने में एक जल का अवशोषण करने वाला ऊतक, जल का परिवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? जाइलम ऊतक है। कौन सा है बच्चा? जाइलम। जल जाइलम, जल जाइलम, याद रह जाएगा। ये जाइलम ऊतक के द्वारा जल का परिवहन होता है, ये ध्यान में रखना। पहली बात तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आप बताएंगे जाइलम ऊतक के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। तो पहली लाइन इसलिए आपको लिखनी है, जल का परिवहन। आपको एग्जाम में प्रश्न आ गया कि पादपों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है, तो आप पहली लाइन में क्या लिखेंगे कि जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। पहली लाइन लिख दी, जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। दूसरी लाइन क्या, कैसे होता है वो समझाना है। कैसे कि सर्वप्रथम सबसे पहले मृदा के संपर्क में रहने वाली जड़ें, जड़ें किसके संपर्क में रहती है? मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी के संपर्क में जड़ें रहती हैं। बात समझ में आ गई।
वो क्या करती हैं, जड़ों की जो कोशिकाएं हैं, जड़ में क्या होंगी भाई, कोशिकाएं तो होती हैं, सजीव कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो मिट्टी से एक सक्रिय आयन प्राप्त करती हैं, जैसे मान लीजिए पोटेशियम आयन प्राप्त करती हैं। एक सक्रिय आयन, विशेषतः पोटेशियम आयन, वो क्या करती हैं, प्राप्त करती हैं। किससे? मिट्टी से प्राप्त करती हैं। कौन सा आयन लिखेंगे? सक्रिय आयन प्राप्त करती हैं। जैसे ही मिट्टी, कोशिकाओं जो है वह मिट्टी से सक्रिय आयन प्राप्त कर लेंगी, जैसे मान लो ये कोशिका है जड़ की और यह है मिट्टी से पोटेशियम आयन, ये प्लस आयन प्राप्त कर लेंगी, और बाहर क्या हो जाएगा भाई, आयन की कमी हो जाएगी, अंदर आयन अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये आयनों की सांद्रता में अंतर हो जाएगा, आयनों की सांद्रता में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। क्या लिखेंगे दूसरी लाइन, जिससे तीसरी लाइन, जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रता प्रवणता, आयन सांद्रण प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जड़ों व मिट्टी के बीच में आयनों की सांद्रता में अंतर उत्पन्न हो जाता है। जड़ व मिट्टी के बीच आयनों की सांद्रता में अंतर उत्पन्न हो जाता है, और इस अंतर को दूर करने के लिए, इस प्रवणता, इस ग्रेडियंट या इस अंतर को, इस डिफरेंस को दूर करने के लिए या समाप्त करने के लिए जल जो होता है वह जड़ों में प्रवेश करता है। जल जड़ में प्रवेश कैसे करता है, तो यह 3 लाइन आपको याद रखनी है। पहली लाइन क्या याद रखनी है कि सबसे पहले जड़ों की कोशिकाएं मिट्टी से आयन प्राप्त करती हैं, सक्रिय आयन प्राप्त करती हैं। ठीक है, जिससे दूसरी लाइन, मिट्टी व कोशिकाओं के बीच आयनों की सांद्रता में अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे मिट्टी व कोशिकाओं के बीच आयनों की सांद्रता में अंतर उत्पन्न हो जाता है। तीसरी बात, इस अंतर को दूर करने के लिए जल जो होता है मिट्टी से जड़ों की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अब जड़ तो प्रवेश कर गया है, अब आगे ऊपर कैसे चढ़ेगा इसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, यह जल जो होता है ना, जड़ों की कोशिकाओं में प्रवेश करेगा, और जड़ों में कौन सा ऊतक रहेगा, जाइलम ऊतक। तो क्या खास बात रहेगी, यह जल जो होता है जड़ों के जाइलम में प्रवेश करता है। ये बात मैंने पहले बता दी है, यह जल जड़ों के जाइलम में प्रवेश करता है, तथा जाइलम में एक जल का एक पिलर बन जाता है, स्तंभ बन जाता है। ठीक है ना, जल की एक चेन बन जाती है, जल स्तंभ बन जाता है। यह जल जड़ों के जाइलम में प्रवेश करता है तथा जाइलम में एक जल स्तंभ का निर्माण करता है। यह इस जल स्तंभ, मतलब एक के पीछे एक जल का अणु जुड़ा हुआ है, जुड़ करके यह ऊपर की ओर धकेलता है। ये जल स्तंभ जो होता है ना, वो लगातार ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, एक पतला सा घास का तिनका होता है, उसको अगर पानी में डुबोते हैं, खोखला तिनका, तो उसमें पानी अपने आप ऊपर चढ़ने लग जाता है। ठीक है, कोई मोटर लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो यह जल स्तंभ जो होता है जल को ऊपर की ओर धकेलता है। ठीक है, अब क्या कहोगे सर, अब खूब ऊंचा पेड़ रहेगा, उसमें भी ऐसा ही होता है क्या? नहीं, थोड़ी सा डिफरेंस है। थोड़ी सी बात आप ध्यान में रखेंगे यहां पर, क्या भैया, कि ऊंचे पाद जो होते हैं, ऊंचे पादों में, ऊंचे पेड़ों में क्या होता है कि यह दाब पर्याप्त नहीं होता है कि भाई जल स्तंभ बन गया, जल से ही लटक करके एक जल का अणु दूसरे जल के अणु से पकड़ करके ऊपर चढ़ता रहे, यह सफिशिएंट नहीं है। तो होता क्या है कि ऊंचे पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें पौधों की पत्तियों द्वारा, आपको पता है पौधों की पत्तियां जो होती हैं उनके ऊपर सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। और इन पौधों के वायवीय भाग, इनको वायवीय भाग ही कहते हैं। जड़, तना वगैरह, पत्तियां वगैरह है, तना वगैरह है, टहनियां वगैरह है, शाखाएं वगैरह हैं, फूल वगैरह हैं, ये वायवीय भाग होते हैं। तो पौधों के वायवीय भाग जो होते हैं ना, या विशेषतः पत्तियां, उनके द्वारा जल का सूर्य की किरणें पड़ेंगी, वाष्प बन करके उड़ जाएगा। ठीक है, वो यानी कि वाष्पोत्सर्जन करती हैं। कौन करती हैं? पत्तियां। तो पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्पीकरण होता रहता है, ऊपर से पानी उड़ता रहता है। ठीक है, और नीचे से एक चूषण दाब बनता रहता है पानी के उड़ने से। तो क्या लिखेंगे? वाष्पीकरण से, वाष्पीकरण नहीं लिखेंगे, पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन, जल का वाष्पोत्सर्जन लिखेंगे, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन से
एक चूषण दाब उत्पन्न होता है। वाष्प उत्सर्जन से क्या उत्पन्न होता है? चूषण दाब उत्पन्न होता है। यह चूषण दाब जो होता है जल को जड़ों के जाइलम कोशिकाओं से खींच लेता है। क्या खास बात पड़ी कि जो लंबे पौधे होते हैं उनमें पौधों की पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है दिन में। ठीक है, दिन में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण जो जाइलम है, जिसमें जाइलम में पानी है, उसमें वहां पर एक चूषण दाब उत्पन्न होता है। कौन सा दाब उत्पन्न होता है? चूषण दाब उत्पन्न होता है। सॉरी, उस चूषण दाब के कारण दिन में जो जल जो होता है वह लंबे पौधे होते हैं वहां पर ऊंचाई तक चढ़ जाता है। कौन से दाब के कारण? चूषण दाब के कारण। चूषण दाब किसके कारण उत्पन्न होता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों की पत्तियों या वायुवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, ये खास बात है। तो अब अतः वाष्पीकरण जो होता है या वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह जल व खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। जल व खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति में कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो आप बताएंगे वाष्पोत्सर्जन। क्या बताएंगे? वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन का दूसरा कार्य क्या है? पौधों में ताप का नियमन। पूछ ले वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके दो कार्य लिखिए। तो आप क्या बताएंगे कि पौधों के वायुवीय भागों द्वारा, कोष्टक में लिख देना विशेषतः पत्तियां, पौधों के वायुवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। काम क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन का पहला काम यह है पौधों के जाइलम में चूषण दाब उत्पन्न करता है और चूषण दाब के कारण दिन में पौधे, लंबे पौधे जो होते हैं उनमें पौधों जल का परिवहन होता है। किसके कारण? चूषण दाब के कारण। और दूसरी बात क्या है? पौधों के ताप नियमन में भी ये सहायक होते हैं। पौधे जो होते हैं उसका टेम्परेचर जो नियंत्रण करता है, कौन करता है? वाष्पोत्सर्जन नियंत्रित करता है। तो ये खास बात आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, रात्रि में जल का परिवहन किसे कहेंगे? आप कहेंगे सर दिन में ही वाष्पोत्सर्जन होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, पानी भाप बन करके उड़ेगा। ठीक है, पत्तियों के द्वारा। तो रात में कैसे पौधे पानी ग्रहण करेंगे? ज्यादा ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन रात्रि में अगर आपसे पूछे कि रात्रि में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो आप बताइए। ये मूल दाब के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? मूल दाब के द्वारा रात्रि में जल का परिवहन किस प्रकार होता है, कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे मूल दाब द्वारा। उच्च क्लास जो होता है 11-12 में आप पढ़ेंगे मूल दाब के बारे में। ठीक है, और तब दिन में किसके द्वारा होता है? दिन में आप बताएंगे वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ठीक है, क्योंकि दिन में रंध्र खुले रहते हैं और रात्रि में रंध्र बंद हो जाते हैं, यानी कि रात्रि में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन कब होता है? दिन में होता है। तो रात्रि में जल का परिवहन कैसे होगा, तो आप बताएंगे मूल दाब के द्वारा। किसके द्वारा? मूल दाब के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट खास बात, भोजन व दूसरे पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है? भोजन व दूसरे पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है? तो देखिए, पौधों में क्या होगा? भोजन बनता है कौन सी क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पौधों में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है ये। तो क्या बताएंगे? पौधों में प्रकाश संश्लेषण में बने विभिन्न पदार्थ, विलेय उत्पादों का वहन जो होता है ना, उसको क्या कहेंगे? स्थानांतरण कहते हैं। प्रश्न बन जाए, स्थानांतरण किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उसका पौधों के विभिन्न भागों तक भेजना, परिवहन करना स्थानांतरण कहलाता है। तो विलेय पदार्थ जो होते हैं, विलेय उत्पाद जो होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में बनते हैं, उनका पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। और स्थानांतरण की क्रिया कौन से ऊतक के द्वारा होती है? तो आप बताएंगे फ्लोएम ऊतक के द्वारा। कौन से ऊतक के द्वारा? फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा स्थानांतरण की क्रिया होती है। ठीक है, फ्लोएम द्वारा ही एमिनो एसिड्स का भी परिवहन होता है। फ्लोएम के द्वारा भी किसका परिवहन होता है? एमिनो एसिड्स के द्वारा भी होता है। ये छोटे छोटे प्रश्न आएंगे कि एमिनो एसिड्स का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। फिर देखिए, यह स्थानांतरण कैसे होता है?
स्थानांतरण की प्रक्रिया कैसे होती है? तो आप क्या बताएंगे कि साथी कोशिकाओं की सहायता से, किसकी सहायता से? साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका द्वारा की जाती है। पूछ लेंगे स्थानांतरण की क्रिया कैसे होती है, तो आप बताएंगे साथी कोशिका के सहायता से चालन नलिकाओं के द्वारा होती है। या फिर यह बता देंगे सीधा स्थानांतरण की क्रिया जो होती है चालन नलिकाओं के द्वारा होती है, साइज ट्यूब्स के द्वारा होती है, लेकिन उसमें सहायता किसकी ली जाती है? किसी साथी की ली जाती है। साथी कोशिका की सहायता से चालनीय नलिकाओं के द्वारा होती है। और इसका स्थानांतरण जो होता है ना, वह ऊपरी मुखी व अधोमुखी, ऊपरी मुखी व अधोमुखी दोनों तरफ होता है। कैसे भैया? पत्तियां तो ऊपर लगी होती हैं और भोजन की आवश्यकता जड़ों को भी रहती है, और ऊपरी ऊपर जो इसके भाग हैं फल वगैरह वहां तक भी रहती है, तो और साइडों में भी रहती है, ठीक है ना। तो जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है ना, वो नीचे भी जाता है, साइडों में जाता है, ऊपर भी जाता है, जिसको अपन कहेंगे कि लगभग सभी दिशाओं में भोजन का क्या होता है? परिवहन होता है। तो इस प्रकार इसको कहेंगे ऊपरी मुखी यानी कि ऊपर की तरफ भी स्थानांतरण होता है, और अधोमुखी यानी कि नीचे की तरफ भी स्थानांतरण होता है। तो इसको कहेंगे स्थानांतरण जो होता है वह ऊपरी मुखी व अधोमुखी दोनों तरफ होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट और देखेंगे स्थानांतरण जो है उसकी खास बात क्या है, किस प्रकार से होता है, स्थानांतरण को समझाइए। तो ये सिंपल बात आप बताएंगे। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण एक सक्रिय प्रक्रम है। फ्लोएम द्वारा जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या है? एक सक्रिय प्रक्रम है। सक्रिय का मतलब होता है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पहली लाइन ये लिखेंगे कि फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण एक सक्रिय प्रक्रम है। बढ़िया आंसर होगा। दूसरी बात में कि जो सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज के स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की आवश्यकता होती है। फिर दूसरी बात यह उत्तक फ्लोएम का प्रासरण दाब बढ़ा देता है, ठीक है ना। एटीपी क्या करता है? फ्लोएम का प्रासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? फ्लोएम का प्रासरण दाब बढ़ाएगा एटीपी के द्वारा, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। और यह दाब जो होगा, प्रासरण दाब बढ़ने से जल में प्रवेश कर जाएगा। प्रासरण दाब बढ़ने से पदार्थों को फ्लोएम से उस उत्तक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है, और जहां दाब कम होता है ना, वहां तक फ्लोएम से उन पदार्थों को वहां तक यह ले जाता है। बसंत ऋतु में क्या होता है? बसंत ऋतु में क्या होता है? जड़ व तने के उत्तकों में जो शर्करा का स्थानांतरण होता है ना, वह कलिकाओं में हो जाता है, कलिकाओं में चला जाता है इसी प्रक्रिया के द्वारा, जिससे वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होता है बसंत ऋतु में? क्या होता है? पौधे ज्यादा फूटते हैं, है ना, ज्यादा वृद्धि करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा भैया? इसमें जो अन्य भागों में जो शर्करा वगैरह संग्रहित हो रही है, वह पहले कलिकाओं को दी जाती है। भैया आप लो, ठीक है, बसंत ऋतु में, ताकि वो ज्यादा ग्रोथ कर सकें, ठीक है। तो बसंत ऋतु में जो जड़ व तने में जो उत्तकों में जो भंडारित शर्करा जो होती है, उसका स्थानांतरण कहां पर होता है भाई? कलिकाओं में होता है। कहां पर होता है? कलिकाओं में होता है। क्यों? क्योंकि उनको वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो स्थानांतरण की खास बात क्या पढ़ी आपने? कि यह एक सक्रिय प्रक्रम है, ठीक है। और सुक्रोज का स्थानांतरण किसके के लिए क्या आवश्यक होता है? एटीपी आवश्यक होता है। फिर यह एटीपी जो होता है ना, फ्लोएम का प्रासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है, और प्रासरण दाब में अंतर के कारण फ्लोएम से विभिन्न भागों तक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम और आपके लिए लेकर के आएंगे उत्सर्जन तंत्र। तो आप इस क्लास को थोड़ा सा पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।